हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी पीसीएसजे का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट किया जा चुका है और एक जो गलतफहमी थी कि क्या जो 9 माइनर एक्ट आपके मीन्स में शामिल किए गए हैं क्या वो प्री में आएंगे या नहीं आएंगे, ये भ्रांति भी नोटिफिकेशन के साथ दूर हो गई और हमें पता चल गया कि जो आपका 9 माइनर एक्ट है ना ही वो सिर्फ आपके मेंस में आएगा बल्कि आपके प्री एग्जाम में भी जीएस पेपर में वो एक महत्वपूर्ण जगह को होल्ड करता है। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा, बेसिकली वो टॉपिक आपका उन्हीं 9 में से एक माइनर एक्ट के तहत फॉल करता है, जिसका नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। अगर हम इस एक्ट की प्रॉपर बात करते हैं तो इस एक्ट के अंतर्गत आमतौर पे चाहे वो आपके माता पिता हो या वो आपके वरिष्ठ नागरिक हो, ये आपका फर्ज बनता है कि ना सिर्फ आप उनको भरण पोषण देंगे, यानी कि उनको ना सिर्फ मेंटेन करेंगे बल्कि उनका वेलफेयर भी करेंगे। और वेलफेयर का मतलब है यहाँ पर उन कल्याणकारी योजनाओं से जिसका इम्पैक्ट उनकी नॉर्मल लाइफ को लीड करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट, यानी कि जो लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर हुई थी उसमें अमूमन हमने इस एक्ट के उद्देश्य यानी कि इसके ऑब्जेक्ट के बारे में जाना था कि आखिर लेजिस्लेचर ने क्या सोच और समझ के, जब ऑलरेडी हमारे पास सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 125 था तो बावजूद उसके हमने इस एक्ट का निर्माण क्यों किया। और आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलरली आपका जो मेंटेनेंस है वो क्या होता है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मेंटेनेंस के दायरे में आती हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आमतौर पे वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो लॉ के द्वारा बाउंड हैं कि उनको मेंटेन करना ही करना है। तो आइए एक एक करके इन चीजों को देखते हैं। जैसा कि ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर दिस एक्ट दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। जब हम यहाँ पर मेंटेनेंस को इंटरप्रेट करते हैं तो आमतौर पे मेंटेनेंस को यहाँ पर परिभाषित किया गया है आपके फूड से, यानी कि आपके भोजन से, आपके क्लोथ से, यानी कि आपके कपड़ों से, आपके रेजिडेंस से, यानी कि आपके निवास से, और आपकी मेडिकल फैसिलिटीज और आपके अदर ट्रीटमेंट, और उसके अंदर आपका फाइनेंशियल या फिजिकल सिक्योरिटी भी आपका शामिल किया गया है। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर चाहे वो हमारे माता पिता हो या हमारे वरिष्ठ जन या नागरिक हो, आमतौर पे अगर हम उनके पुत्र या पौत्र की परिभाषा के दायरे में आते हैं या अगर हम उनके रिलेटिव की परिभाषा के दायरे में आते हैं तो अमूमन वो हमसे अपने भोजन के लिए क्लेम कर सकते हैं, वो हमसे अपने कपड़ों के लिए क्लेम कर सकते हैं, वो हमसे अपने निवास के लिए क्लेम कर सकते हैं, वो हमसे अपने चिकित्सीय सुविधाओं के लिए क्लेम कर सकते हैं, इवन दो कि वो हमसे अपनी सुरक्षा के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम का मतलब ये होता है कि अमूमन जो एप्लीकेशन वो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में दाखिल करते हैं, बेसिकली वहां पर पर्टिकुलरली उनको ये मेंशन करना निहायत ही जरूरी होता है कि आखिर उनकी एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट क्या है और वो किन किन चीजों की डिमांड हमसे करना चाह रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स का मतलब होता है आपके माता पिता से। यहाँ पे पेरेंट्स के वर्ड को थोड़ा इंटरप्रेट किया गया है और यहाँ पर ये बताया गया है कि सबसे पहले तो आपको इस बात को अपने जहन में रखना है कि इन दिस कॉन्सेप्ट द एज ऑफ द पेरेंट डज नॉट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि आपके माता पिता की उम्र क्या है, कितनी है, इसका इम्पैक्ट इस एक्ट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। वो बस आपके माता पिता है, इतना पर्याप्त है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर पेरेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बाइफरकेट किया गया है। उसके अंदर आपके बायोलॉजिकल मदर फादर भी आ सकते हैं, यानी कि जैविक। उसके अंदर आपके अडॉप्टिव मदर फादर भी आ सकते हैं, यानी कि उन्होंने आपको एक प्रक्रिया के तहत गोद लिया है। और इसके अंदर आपके स्टेप माता पिता, यानी कि जो आपके सौतेले माता पिता होते हैं, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो अमूमन कोई भी बच्चा या कोई भी आपका पौत्र या पौत्री इस ग्राउंड पे मना नहीं कर सकता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप मेरे सौतेले माता पिता हैं या आप मेरे अडॉप्टिव मदर फादर हैं तो मैं आपको मेंटेन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दूसरा क्लॉज यहां पर आपसे कहता है ग्रैंड पेरेंट्स को लेके, यानी कि आपके दादा दादी,
आपके नाना-नानी, क्योंकि यहाँ पर आपके मैटरनल और पैटर्नल दोनों तरफ के लोगों को शामिल किया गया है। तो जो उस परिवार की बहू है या बेटी है, आमतौर पे उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है और उनके जो बच्चे होते हैं, जो उनके इश्यूज़ होते हैं, ये उनकी भी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर उनके माता-पिता किसी वजह से उनको असमर्थ है उनको मेंटेन करने में, तो बीइंग एज़ अ पोता, बीइंग एज़ अ पोती, बीइंग एज़ अ नाती या बीइंग एज़ अ नातिन, ये आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने दादा-दादी या अपने नाना-नानी को मेंटेन करें। और जो तीसरा क्लॉज़ है, वो अमूमन उन लोगों के लिए बात करता है, जो वरिष्ठ नागरिक के पर्व्यू की परिभाषा के दायरे में आते हैं। अमूमन वो लोग जिनकी आयु 60 साल की हो चुकी है या जो 60 साल से बड़े हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस एक्ट के अंदर सिर्फ़ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और सीनियर सिटीज़न्स को ही प्रोटेक्ट किया गया है। अब अगला सवाल यहाँ पर ये आता है कि वो कौन-कौन से लोग हैं, जो इस एक्ट के तहत बाध्य किए गए हैं कि जो अगर आपके पास पर्याप्त ना सिर्फ साधन हैं, बल्कि संसाधन भी हैं, तो आपको हर उस व्यक्ति को जो आपके माता-पिता के रूप में है, जो आपके दादा-दादी या नाना-नानी के रूप में है, जो आपके वरिष्ठ नागरिक के रूप में है, अगर वो किसी वजह से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उनको मेंटेन करें। तो अमूमन यहाँ पर जिन लोगों के ऊपर ऑब्लिगेशन को इम्पोज़ किया गया है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्स के हों, लेकिन उनकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर बच्चा या जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, अगर उनकी एज 18 साल से कम है, तो ऑब्वियसली आप उनके ऊपर इस ऑब्लिगेशन को इम्पोज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम सीनियर सिटीज़न्स की बात करते हैं, तो ये वो कैटेगरीज़ हैं जिनके किसी वजह से ना तो बच्चे हैं, और अगर बच्चे हैं या किसी वजह से अगर वो मेंटेन करने में असमर्थ हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी मेंटेन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वो अपने आप में एक माइनर बच्चे होंगे। तो अमूमन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, जहाँ पर इश्यूज़ नहीं होते हैं, यानी कि उनके बच्चे नहीं होते हैं और उनको भी ये पता रहता है कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सक्सेशन मेरे इन सगे संबंधियों के पास चली जाएगी। तो यहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, वो अपने सगे संबंधियों से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते ये एक नेक्सस प्रूफ होना चाहिए कि वो वाक़ई में आपके रिलेटिव की परिभाषा के दायरे में आते हैं और आपके जाने के बाद जो प्रॉपर्टी है, वो उन्हीं के पास इनहेरिट होकर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे चाहे मैं बात करता हूँ रिलेटिव की, चाहे मैं बात करता हूँ चिल्ड्रन की, या चाहे मैं बात करता हूँ आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन की, तो आम तौर पे ये सभी के सभी एज़ पर दी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 18 साल की आयु को प्राप्त हो जानी चाहिए, और उसके बाद ही चाहे वो आपके माता-पिता हों, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों या वो आपके सीनियर सिटीज़न्स हों, उसी आधार पे वो आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और निकल कर आता है कि लेट्स सपोज़ कि अगर एक परिवार में बच्चों की संख्या 1 से ज़्यादा है, या आपके 1 से ज़्यादा रिलेटिव हैं, जिनका आपकी प्रॉपर्टी पर आपके जाने के बाद अधिकार होगा, तो क्या आप सिर्फ़ इसी एक से क्लेम कर सकते हैं, या सिर्फ़ कोई एक ही आपको दे सकता है, या आप बाकियों से भी क्लेम कर सकते हैं? तो लॉ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि अगर भगवान ना करे पहले तो ऐसी कोई भी नौबत आए और किसी भी माता-पिता को, किसी भी ग्रैंड पेरेंट्स को या किसी भी सीनियर सिटीज़न्स को इस एक्ट का सहारा लेना पड़े, या हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लॉ एनफोर्स हैं, उनमें से किसी भी एक्ट का सहारा लेना पड़े। लेकिन फिर भी अगर इनमें से कोई भी ऐसी परिस्थिति डेवलप होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके जितने भी स्पाउस हैं, माफ़ कीजिएगा स्पाउस मैं बोल दिया, आपके जितने भी बच्चे हैं, या आपके जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन्स हैं, या आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आप उन सभी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। उन सभी को इसके अंदर पार्टी बना के, और ये उन सभी का ऑब्लिगेशन बनता है, इवन कि जो आपका मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है, वो भी उन सभी को एक आनुपातिक रूप से डिवाइड करेगा और उन सभी के ऊपर थोड़ा-थोड़ा बर्डन डाला जाएगा, ताकि रिस्पेक्टिवली वो आपको मेंटेनेंस का अमाउंट देना शुरू कर दें। सो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर दिस एक्ट, जो अमूमन बात करता है कि मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है, और किसके ऊपर ये बाध्यकारी चीज़ें डाली गई हैं कि आपके पास अगर पर्याप्त साधन और संसाधन हैं, तो आपको उनको मेंटेन करना ही पड़ेगा। और इसके रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी एक बैच आपका 22 नवंबर सन 2022 से चल रहा है, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एक्ट के प्रावधानों का ही ज़िक्र किया जा रहा है। अगर मैं
इस बैच की टाइमिंग की बात करूं तो ठीक सुबह 8 बजे आपकी क्लास शुरुआत हो जाती है। किसी वजह से अगर आप लाइव क्लास में एक्सेस नहीं करते हैं तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, तब तक जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज, नोट्स, सारी चीजें आपको समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। और सबसे खास बात कि अमूमन ये देखा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लिखने में कहीं ना कहीं परहेज करते हैं या कोताही बरतते हैं, तो उनको भी पुश किया जाता है कि आप भी लिखिए और बाकायदा उनसे नोट्स को भी मंगाया जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। और अगर आप इस बैच के अंदर अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले के ऊपर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप इनरोलमेंट के प्रोसेस के बारे में जान भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक